देखो 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में given that E and F are events such that probability of E is 0.6, probability of F is 0.3 and E intersection F is 0.2, then find the probability of E upon F and probability of F upon E. देखो जब भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन जिनमें तुमको वैल्यू दी गई है प्रोबेबिलिटी की, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान होते हैं। इनमें क्या है, तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहाँ वर्ड प्रॉब्लम होगी, जिसमें लैंग्वेज होगी, वो भी आगे आएंगे। अभी तो आसान क्वेश्चन है, देख लें इसको। गिवन वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, probability of F 0.3 and probability of E intersection F is 0.2। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमको चाहिए probability of E when event F has already occurred। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना, probability of E when event F has completed happened। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 और एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट रिप्लेस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। और सेकेंड वैल्यू हमें किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई तो वैल्यू सेम होती है। जैसे इसको मैंने ई इंटरसेक्शन एफ क्यों नहीं लिखा, एफ इंटरसेक्शन ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एफ इंटरसेक्शन ई इक्वल ई इंटरसेक्शन एफ। वैल्यू क्या है 0.2 और ई की प्रोबेबिलिटी है 0.6, ये आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। कर लेंगे ना। नेक्स्ट इसको करते, क्वेश्चन नंबर 3 में सम वैल्यूज सम प्रोबेबिलिटीज आर गिवन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू वी विल फाइंड द पी ए इंटरसेक्शन एफ, पी ए अपॉन बी एंड पी ए यूनियन बी। ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। पहले गिवन वैल्यूज लिखें, पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 0.4। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसके टर्म्स में। मैं तुम्हें वो फॉर्मूला भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमने पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। अगर इससे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड की जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो पी ए की वैल्यू है 0.8 और पी बी अपॉन ए की वैल्यू है 0.4। तो ये कितना आ जाएगा 0.32। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं,
पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख दे 0.32 और बी की प्रोबेबिलिटी 0.5। ये पॉइंट हटाना नहीं आता हो तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, 2 डिजिट है 100 कर दो, 1 डिजिट है ऊपर 10 कर दो, 0 से ये 0 कैंसिल, ये आ गया 32 अपॉन 50। और सिंपल फॉर्म बना ले 16 अपॉन 25। अगर डेसिमल में आ रहा हो तो डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में निकाल देंगे। क्या आएगा डिवाइड करके 0.64। ठीक है, ये तो सेकंड आ गया। थर्ड में क्या पूछा, ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू हो जाएगी 0.8, पी बी की हो जाएगी 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.32। ये 1.3 आ गया माइनस 0.32, 1.3 को 1.30 लिख लो और माइनस कर देंगे तो 0.98। ठीक है, आगे तीनों पार्ट समझ में, सिर्फ फॉर्मूला याद होगा तो अप्लाई करके और इनको कैलकुलेट करो, आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो सिमिलर सा ही है वैसे तो, बस जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा अलग टाइप से दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब देखिए 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13। तो PA की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 2PA इक्वल टू 5/13 ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई 5/26 और इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13। PA PB आ गए। अब PA यूनियन बी तब आएगा, पहले इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो PA इंटरसेक्शन बी के लिए हमें एक वैल्यू और दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या है 2/5, ये भी गिवन है। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो, P ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी की वैल्यू रख दें इसमें 5/13। ये 5/13 इधर ही तो जाएगा, और ऐसे नहीं समझे तो फिर बताओ, पहले रेसिप्रोकल कर लो चाहो तो 13/5 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5, 5 से ये 5 कैंसिल। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू क्या है 5/26, पी बी की वैल्यू क्या है
5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 2/13। एलसीएम क्या आ गया 26। तो 5 10 4 11/26। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ये। बस इसमें ये फॉर्मूले तो मैं याद होना चाहिए, ये वाला है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। इसको कर लेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए अपॉन बी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी अपॉन ए के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। कर लेंगे इसको तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, determine probability of E when event F has already occurred। probability of E upon F फाइंड करना है। और इसमें ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग इससे रिलेटेड ये कुछ इवेंट्स दी जा रही हैं। इन इवेंट्स के केसेस बनाकर सॉल्व करके हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, देखो पहले ये जो क्वेश्चन में रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, क्या लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो कॉइन को जब 3 टाइम टॉस करते हैं ना, तो तीनों टाइम के जो केसेस हैं वो देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सारे जो उसके आउटकम्स हैं वो सारे लेने हैं। ऐसे नहीं है कि कोई सिमिलर टाइप का ले लिया या कोई छोड़ दिया, ऐसा नहीं। डिफरेंट डिफरेंट जितने केसेस होंगे वो सारे केस लिखेंगे और उनको हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। उनका जो सेट है वो सैंपल स्पेस। तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं अ कॉइन is tossed 3 times, then सैंपल स्पेस। तो इसके सैंपल स्पेस बनाते हैं एस। देखो फर्स्ट थ्रो में हेड या टेल, सेकंड में हेड या टेल, थर्ड में हेड या टेल। तो हेड और टेल में से किसी एक के रेस्पेक्ट में केस बनाओ, कभी भी छूटेंगी नहीं टर्म। तो मैं हेड के रेस्पेक्ट में बनाता हूं। तो 1 केस तो ऑल 3 हेड का होगा। अब 2 हेड के केसेस बनाएंगे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। 2 हेड के हो गए। अब 1 हेड के केसेस बनाइए। 3 टाइम्स थ्रो करेंगे और 1 हेड। तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और एक नो हेड का केस होगा 0 हेड का, जब ऑल 3 टेल होंगे। क्या ये सैंपल स्पेस समझ में आ गए। देखो प्रोबेबिलिटी में 0 भी एक केस होता है। 0 मीन्स नो हेड। तो ये 3 हेड के केस है, ये तीनों 2 हेड के केस है, ये 1 हेड का केस है और ये नो हेड का केस है। यहां पर एक बात को समझ लो कि जो कॉइन है वो फर्स्ट टाइम थ्रो किया, फिर सेकंड टाइम थ्रो किया, फिर तब एक इवेंट पूरा होता है। ऐसे नहीं कि एक बार थ्रो करके काउंट कर लिया फिर एक बार, नहीं। ये पूरा एक इवेंट है जिसमें ऑल 3 थ्रो में हेड आया है। ऐसा भी हो सकता था
टू हेड वन टेल, तो ये केस बनते। वन हेड टू टेल, ये केस बनते। ऑल थ्री टेल, ये केस बनते। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। और इसको हम एनएस, इसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर, 8, तो वो एनएस हो जाता है। ठीक है, अब हमें ये इवेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर केसेस लेने हैं। फर्स्ट में देखिए क्या कहना है इनका, ई क्या है, ई है हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में हेड, तो इसमें वो कौन कौन से इवेंट हैं जिनमें थर्ड टॉस में हेड आया है, उनको यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। देखो, एच टी एच टी एच एच, हाँ पहले तो एच एच एच, थर्ड टॉस देख रहे हैं ना, तो एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, ये 4 केसेस हैं जिनका थर्ड टॉस क्या हो रहा है, हेड हो रहा है। तो नंबर ऑफ केसेस, ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इसके कितने हो गए, 4। अगला इवेंट क्या है, एफ, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड के केसेस एच एच एच, एच एच टी, फर्स्ट 2 टॉस में हेड के ये केस हो गए। क्या और कोई ऐसा इवेंट है जिसमें यहाँ पर फर्स्ट 2 टॉस में हेड आ रहा है, कोई दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, तो इसमें सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 2। अब जैसा कि तुम्हें पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उनका फॉर्मूला होता है, जैसे पी ई अपॉन एफ, तो उसमें इंटरसेक्शन आता है कि नहीं, तो हमें यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना है। तो इन दोनों इवेंट में कॉमन इवेंट कौन कौन से हैं, इन दोनों इवेंट के कॉमन केसेस, ये कॉमन है, एक ही है कॉमन, एच एच एच, तो इसके सैंपल पॉइंट हो जाएंगे 1। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, प्रोबेबिलिटी का यही तो फॉर्मूला होता है। और पी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एफ अपॉन एन एस, एन एस से एन एस कैंसिल हो जाया करेगा। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें ये एन एस यहाँ पर नीड नहीं होती है, लेकिन सैंपल पॉइंट, ये सैंपल स्पेस क्यों बनाते हैं, इसमें से क्या इवेंट ई और एफ को सिलेक्ट करना इजी हो जाता है, इसलिए। ठीक है, वो कैंसिल हो गया वो अलग बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या हो गई फिर यहाँ पे, 1, और एन एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2, है ना, ये 1 है और ये 2, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई ई अपॉन एफ की। ई अपॉन एफ किस बात की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ कंप्लीट हो गई है, ई की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हेड ऑन थर्ड टॉस आए, जबकि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस आ चुका है। अब आ जाओ इसके सेकंड केस पर, सेकंड वाले को करते हैं।
सेकंड के इवेंट क्या क्या है? 6 का सेकंड करा देता हूँ। सैंपल स्पेस तो वही आएंगे, लिख देंगे क्या? ऊपर वाले ही। नहीं लिख पाओगे? एस में बना देना सारे, ठीक है। अब मैं इवेंट की बात करता हूँ, या एनएस की वैल्यू क्या आएगी? 8। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए इवेंट ई को मैं लिख रहा हूँ। इवेंट ई में यहाँ पर एटलीस्ट 2 हेड्स हैं। तो एटलीस्ट 2 हेड के केस बनाइए। क्या क्या रिजल्ट्स होंगे? एटलीस्ट 2 हेड मीन्स 2 और मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। एटलीस्ट 2 में 2 हेड भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने हेड के रेस्पेक्ट में तुमको ये समझाए, लिखना सिखाया कि 1 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, और जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो ये केसेस होते हैं क्या? तो अगर यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे 2 और 3 हेड वाले केस आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। तो इनको हम लिख लेते हैं। बताइए क्या क्या आएंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है। तो ये एन ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 4। अगला इवेंट एफ क्या है? एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड का मीन्स क्या है? नॉट मोर देन 2। तो नॉट मोर देन 2 में तो बस ये एक आता है, ये वाला, यही छोड़ देंगे ना। तो इसमें क्या क्या केसेस आ जाएंगे? पहले 2 हेड के ले लेते हैं। एच टी एच, टी एच एच। अब 1 हेड के ले लेते हैं। एच टी टी, टी एच टी, और टी टी एच। अब नो हेड के ले लेते हैं। टी टी टी। एटमोस्ट 2 हेड में अब तुम इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि यहाँ पे हेड लिखा है, इसमें एक भी नहीं है? तो मैंने अभी तो समझाया कि 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, और 3 हेड। एटमोस्ट 2 में मतलब ज्यादा से ज्यादा 2। तो ज्यादा से ज्यादा 2 में ये सब आएंगे। 2 से ज्यादा ये है, ये वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं है। मतलब नो हेड होना भी इस बात का केस है कि एटमोस्ट 2 हेड नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव एटलीस्ट 2 पेन्स, सॉरी एटमोस्ट 2 पेन्स, हो सकता है मेरे पास एक भी नहीं हो, और मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है। तो इसमें 0 का भी केस आए, ठीक है। तो एन एफ की वैल्यू क्या हो गई फिर यहाँ पर? 7। अब इसमें कॉमन बताइए। ई इंटरसेक्शन एफ, इसको छोड़ के ये तीनों कॉमन है। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो ये कॉमन के काउंटिंग कितने हो गए? सैंपल पॉइंट 3। अब इसमें फॉर्मूला पी ई अपॉन एफ, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अभी तुमने ये देखा ऊपर, तो वो एन एस से एन एस कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए अब हम ये सीधा सीधा फॉर्मूला ऐसे लिख दिया करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 3 और एन एफ की वैल्यू
ये थर्ड वाला कर लेंगे, हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको तुम करना। क्वेश्चन नंबर 7 में डिटरमाइन पी ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, देन सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो इसके सैंपल स्पेस हो जाएंगे एस इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये 4 इसके आउटकम्स होंगे जब भी हम 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस करेंगे। तो ये इसके आउटकम्स हो गए एन एस इक्वल टू 4। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट इवेंट क्या है? पार्ट 1 के लिए इवेंट ई है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। तो टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन वाले इवेंट हम इसमें देख लेंगे। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो इसमें कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे टेल अपीयर वाले? एच टी और टी एच। 1 कॉइन पर टेल होना चाहिए ना, तो ये 2 इवेंट हो गए जिनमें 1 कॉइन पर टेल आ रहा है, एन ई। अगला इवेंट एफ। इवेंट एफ में लिखा है 1 कॉइन शोज हेड। तो 1 कॉइन शोज हेड के लिए इसमें इवेंट कौन कौन से होंगे? 1 कॉइन शोज हेड यही आएंगे, हेड टेल, टेल हेड। ये इवेंट कितने हो गए? 2। अब ई इवेंट में और एफ इवेंट में कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन इवेंट क्या हो गई? हेड टेल, टेल हेड। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ गई 2। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे इवेंट टी की। व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ई अपॉन एफ से। तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसको एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, और इसको एन एफ अपॉन एन एस से एन एस कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन। इसकी वैल्यू क्या है? एन ई इंटरसेक्शन एफ 2, और एन एफ की वैल्यू क्या है? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1। अगला वाला सेकंड वाला देखें। नो टेल अपीयर्स के केस बनाओ। नो टेल अपीयर्स, तो नो टेल अपीयर्स में एक भी टेल नहीं होना चाहिए। एच एच, ये 1 हो गया। एफ में क्या आएगा? नो हेड अपीयर्स, तो नो हेड अपीयर्स के इवेंट क्या हो गए? दोनों टेल।
तो एन एफ की वैल्यू क्या हो गई 1। इन दोनों में कॉमन इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, कोई इवेंट कॉमन है इसमें? नहीं है, तो ये एम टी सेट हो जाएगा। और जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे ना एनी इंटरसेक्शन एफ, तो वो क्या आएंगे 0, एक भी एलिमेंट नहीं है, ये 0 हो गया। अब फॉर्मूला पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसको लिख लेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। इसकी वैल्यू 0 और एन एफ की वैल्यू 1। तो ये सॉल्व होके ये इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ? इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ फाइंड आउट करना है। और इवेंट क्या है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो जब डाई को 3 टाइम थ्रो करते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। क्यों, 1 थ्रो में 6 केसेस है, 2 थ्रो के लिए 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। और अगर 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 216। तो 216 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं जब भी हम एक कॉइन को, सॉरी, एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये जो केसेस है ना बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो जब 216 केसेस हैं तो हम उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए उसकी सीधे काउंटिंग लिख दी जाएगी कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो कितने हो जाएंगे 216। तो अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, देन नंबर ऑफ रिजल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने हो जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। 216 रिजल्ट्स आएंगे उसमें। अभी आते हैं हम लोग इवेंट ई पे। इवेंट ई में इनका क्या कहना है, 4 appears ऑन द थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस में 4 के लिए हमको केसेस बनाना है, इस इवेंट के फेवरेबल केस बनाना है। तो थर्ड टॉस में 4 आने वाले फेवरेबल केस क्या क्या हो जाएंगे, देखो थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी आ सकता है। तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तब सही बनेंगे। कैसे सीक्वेंस बनाएंगे, देखो 1 के साथ 1 और थर्ड टॉस में 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4 और 1 6 4। अब ऐसे 1 के लिए हुआ, ऐसे 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4। फिर 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4, 4 1 4, 4 2 4,
434 444 454 464 514 524 534 544 554 और 564। फिर आएंगे 614 624 634 644 654 664। कितने इवेंट हो गई? ये टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट आ गए 36। 36 ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनमें 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। अब अगला इवेंट क्या है? 6 and 5 appears respectively on फर्स्ट टू टॉसेस। ये इवेंट भी लिख लेते हैं। सिक्स एंड फाइव appears respectively on first two tosses। तो फर्स्ट टू टॉस में 6 एंड 5 के केसेस क्या होंगे? रिजल्ट्स। इस इवेंट के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स बनाओ। 651 652 653 654 655। फर्स्ट पे 6 होना चाहिए, सेकंड पे 5 होना चाहिए, थर्ड पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। तो इनकी वैल्यू हो गई 6। अब ये दोनों इवेंट में कॉमन इवेंट देख लेंगे। ई और एफ में इंटरसेक्शन लो, तो जिनमें 4 आ रहा होगा वो कॉमन हो जाएगा। इन सब में थर्ड नंबर पे 4 है, तो इसमें थर्ड वाला 4 एक ही है, ये इसका कॉमन इवेंट है। आया समझ में? तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी? अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ई अपॉन एफ, फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। फिर इसको लिख लेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1 और एन एफ की वैल्यू 6। और कोई पार्ट तो नहीं है इसमें, एक ही था ये। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया समझ में? इसको पढ़े क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमाइन पी ई अपॉन एफ, वही ई अपॉन एफ डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। अब इसमें एक इवेंट ई है जिसमें सन ऑन वन एंड, और दूसरा इवेंट ई एफ है जिसमें फादर इन मिडिल। ये दोनों इवेंट के केसेस बनाएंगे, दोनों इवेंट के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट बनाएंगे, और एक इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे। ठीक है, फिर ये दोनों इवेंट बनाएंगे, उसका कॉमन लेंगे। तो पहले ये बताओ, मदर फादर और सन को लाइन अप करेंगे तो वो फैमिली पिक्चर में कितने टाइप से लाइन अप हो सकते? वो नंबर ऑफ
बनाने हैं ना नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज में तो टोटल काउंटिंग आ जाएगी। सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। मदर फादर एंड सन line up at random, then sample space S क्या हो जाएंगे? मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर मदर सन, फादर सन मदर, सन फादर मदर, और सन मदर फादर। ये वो सब अरेंजमेंट हो गए जब फादर मदर और सन फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप होंगे, तो उसमें ये टाइप बन गए। कितने टाइप से ये अरेंजमेंट हो गए? 6 टाइप से अरेंजमेंट हो गए, इनकी काउंटिंग हो गई 6। ठीक है, अब इसमें इवेंट ई को देखिए। ई वो इवेंट है जिसमें सन ऑन वन है। ऐसे इवेंट कौन कौन से हैं जिसमें सन वन एंड पर है? इसमें वन एंड पर है, इसमें, इसमें और इसमें। 4 केसेस हैं। मदर फादर सन वाला है एक फादर मदर सन वाला है, इसमें सन फादर मदर और सन मदर फादर। ये इवेंट है 4। 4 ये रिजल्ट है जिसमें सन वन एंड पर है। अगला है इवेंट एफ। एफ इवेंट के बारे में इनका कहना है फादर इन मिडिल। तो फादर के मिडिल में होने वाले इवेंट देखिए कौन कौन से। हाँ, मदर फादर सन और सन फादर मदर, ये 2 इवेंट है। इस इवेंट के लिए रिजल्ट है 2। अब इनमें कॉमन देखेंगे दोनों में। ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन इवेंट, इसमें कॉमन कौन कौन से केसेस हैं? ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, ये दोनों ही कॉमन है। तो इसके कॉमन इवेंट, कॉमन वाले केसेस कितने हो गए? 2। दोनों इवेंट के कॉमन केसेस हो गए 2। अब पी ई अपॉन एफ के फॉर्मूले को अप्लाई करें। पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इसको हम लिख लेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 2 और एन एफ की वैल्यू भी 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, समझ में आ गया? सैंपल स्पेस बनाए, उसके बाद इवेंट ई के लिए करस्पॉन्डिंग केसेस, फिर इवेंट एफ के अकॉर्डिंग केसेस, दोनों का कॉमन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, और इसके बाद पी अपॉन एफ का फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड
and find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9, and it is given that the black die resulted in a 5. तो पहले यहां पर देखें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, ठीक है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो टू इवेंट आ रही हैं उनको जरा ध्यान से देखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस चीज की फाइंड करना है कि जो सम है ना वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, और ये वो इवेंट है गिवन दैट में जो लिखा जाता है ना, गिवन दैट का मतलब है कि वो इवेंट कंप्लीट हो गई है। तो जब टू, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के टू इवेंट हैं, वो टू इवेंट में से वन कंप्लीट हो चुकी है, अदर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वहां, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो यहां पर जरा समझ लें इस बात को कि ब्लैक और रेड डाइस को रोल किया गया है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो दो इवेंट है ना, तो मैं एक इवेंट को ए ले लेता हूं और दूसरे इवेंट को बी। तो अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, उसको इवेंट ए लिख लिया मैंने। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो सम ग्रेटर देन 9 के इवेंट्स बनाइए, क्या होंगे, 9 से ग्रेटर सम 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। टू डाइस थ्रो करते हैं तो मिनिमम 2 आता है सम, और मैक्सिमम 12 आता है। और अगर बात करें ग्रेटर देन 9, तो 9 से ग्रेटर मीन्स 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12। तो पहले मैं बनाऊंगा 10 के केस। 10 के केसेस क्या हो जाएंगे, 4 और 4, अच्छा 2 डाइस है सॉरी, 4 6, इसी का रिवर्स 6 4 5 5, ये 10 के हो गए। अब 11 के 6 5 5 6, और 12 के, ये वो केसेस हैं जिनमें सम कितना है, ग्रेटर देन 9। तो एन ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 6। अगला इवेंट बी, बी गिवन दैट में लिखा होगा द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ब्लैक डाई तो ब्लैक डाई पर 5 आने वाले रिजल्ट्स बनाइए। फर्स्ट वाला ही तो है ब्लैक, और सेकंड वाला रेड है, तो क्या होंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ये वो केसेस हैं जिनमें ब्लैक डाई पर रिजल्ट क्या आया है, 5 आया है। देखो अगर ब्लैक डाई की बात कर रहे हैं तो ब्लैक डाई पर 5 होना चाहिए, रेड वाले पे कुछ भी आ सकता है। अब कुछ भी आ सकता है तो उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर आ सकते हैं, तो ये 5 के साथ पेयर हो जाएगा सबका। पेयर होगा तो ये कितने रिजल्ट आ गए हमारे सामने, 6 रिजल्ट आ गए। अब ये दोनों रिजल्ट में कॉमन रिजल्ट कौन कौन से हैं, कॉमन रिजल्ट कौन कौन से हैं, कॉमन केसेस, 5 5 5 6, ये कॉमन रिजल्ट है। तो ये कॉमन रिजल्ट कितने हैं यहाँ पे, एन इंटरसेक्शन भी 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे पूरा क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
of obtaining a sum greater than 9, sum greater than 9, given that the black die resulted in a 5. तो ये पूरा लिखने के बाद इसको रिप्रेजेंट किससे करवाया जाएगा प्रोबेबिलिटी को? पी ए अपॉन बी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। फॉर्मूला क्या होगा इसका? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसको पी ए अपॉन बी और इसको क्या लिख देंगे फिर? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। और इनकी वैल्यू क्या क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 है और एन बी की वैल्यू 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया समझ में? अब इस अगले पार्ट की जरा बात कर ले शॉर्ट में। इसके 10 का बी वाले में इवेंट ए के क्या केस होंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन द सम 8। तो सम 8 के केस कौन कौन से हो जाएंगे? 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4। ये एन ए लैंग्वेज वगैरह ये लिखी हुई है, ऐसे ही इसकी भी लिखना है तुमको। तो ये एन ए की वैल्यू क्या आ गई? 5। और गिवन दैट क्या रिजल्ट, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो वो केस तुम बनाओगे बी के, नंबर लेस देन 4। रेड डाई कौन सा है, फर्स्ट है सेकंड है? तो सेकंड वाले पे 4 से लेस 1 आना चाहिए, 2 और 3। और उसके साथ में ब्लैक भी चलेगा, दोनों थ्रो की है ना। तो रेड वाले पे कंडीशन अप्लाइड हुई है, ब्लैक पे नहीं हुई। और ब्लैक पे नहीं हुई है तो ब्लैक पे 1 से 6 आएगा। पहला वाला ब्लैक है, ब्लैक के फर्स्ट वाले जो डाइस के नंबर हैं वो 1 से 6, और सेकंड वाले के 1 एंड 2 एंड 3। तो ये बनेंगे कैसे? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। इसके बाद रेड वाले पे 1 आ गए, 4 से स्मॉलर लिखा है ना, नंबर लेस देन 4। तो अब 1 की जगह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6 2। और 3 भी तो 4 से छोटा ही है, तो सेकंड वाला डाइस यानी रेड डाइस पर 3। क्या आ जाएंगे इसमें? 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3। तो ये कितने हो गए? 18 ये हो गए, ये 18 आ गए। अब इसमें कॉमन कौन से कॉमन है? ये जो 3 से छोटे वाले नंबर हैं वो 6 2 और 5 3, 5 3 और 6 2। अब फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर पाओगे? ये एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2। कर लेंगे आगे।
और बाकी इसकी लैंग्वेज वगैरह तो तुम्हें खुद से लिखनी है क्वेश्चन से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ये लिखी हुई है 10K में। ठीक, देखो अब फेयर डाइज रोल्ड, और ये इवेंट है ई जिसमें 1 3 5 आ रहा है। एक और इवेंट एफ है, इसके एलिमेंट है 2 3, और एक इवेंट जी है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 और 5। तो जब फेयर डाई को रोल करेंगे तो 1 से लेके 6 तक नंबर आते हैं, उन नंबर में कुछ इवेंट बना के हमको दे दी गई ई एफ और जी। अब इन इवेंट से हमको ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 11 में इवेंट ई में एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5, तो एन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। एफ में एलिमेंट है 2 और 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। और जी में एलिमेंट है 2 3 4 5, तो इसके सैंपल पॉइंट हो गए जिसको एन जी से डिनोट करेंगे, ये हो गए 4। एन ई 3, एन एफ 2 और एन जी 4। अब इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसको एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस लिख सकते हैं, और इसको एन एफ अपॉन एन एस। एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू, तो ई अपॉन एफ में इंटरसेक्शन और लेना पड़ेगा, तो इसके इंटरसेक्शन में एलिमेंट क्या है 3। ई इंटरसेक्शन एफ में यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट क्या आएगा 3। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1, तो ये 1 हो जाएगा, और एन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही पी एफ अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। अब जब सॉरी फर्स्ट का ही, ये फर्स्ट का ही है दोनों, दूसरा वाला तो तुम निकाल ही दोगे, एफ अपॉन ई निकाल दोगे। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में जैसा कि देख रहे हैं ई अपॉन जी और जी अपॉन ई है, तो हमें पहले ई इंटरसेक्शन जी कर लेना चाहिए। ई इंटरसेक्शन जी में क्या आएगा, ई और जी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है 3 और 5, तो एन ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हो गई 2। अब पी ई अपॉन जी निकालते हैं, तो पी ई अपॉन जी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। और इसको भी एन ई अपॉन एन एस करेंगे, एन एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन एन जी। एन ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 2 और एन जी की वैल्यू 4, कैंसिल होके ये 1/2 हो गया। सिमिलरली पी जी अपॉन ई इसका फाइंड कर दोगे। अब आएंगे हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ई यूनियन एफ अपॉन जी। तो उसके लिए ना पहले हमें ई यूनियन एफ करना होगा। ई यूनियन एफ कैसे होगा,
इसमें ई के एलिमेंट भी आएंगे और एफ के भी आएंगे और कॉमन एक बार आएगा, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 और 5। अब ई यूनियन एफ के अपॉन में जो आ रहा है ना उसका इंटरसेक्शन करो इसके साथ, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। इसका जी से इंटरसेक्शन का मीन्स है कॉमन एलिमेंट्स लेना है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं 2 3 5। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी में एलिमेंट कितने हो गए 3। ठीक है, अब पी यू इसका फॉर्मूला बना लेते हैं जो हमें निकालना है। इधर मत लगाओ ब्रैकेट, यहाँ पे, फिर तो ठीक है। किया तो पहले ई यूनियन एफ ही है ना, हम नहीं तो फिर इसको ऐसे कर, इसके एलिमेंट कितने हो गए 3। अब फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ई यूनियन एफ अपॉन जी। ये हो जाएगा पी ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी। फिर इसको लिख लेंगे एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में एन जी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और एन जी की वैल्यू हो जाएगी 4। ये इसका थर्ड वाला आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड का सेकंड पार्ट हो पाएगा क्या, उसमें ई इंटरसेक्शन एफ का फिर इंटरसेक्शन जी से कराओगे, जैसे मैंने यूनियन कराया ना, ऐसे ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 3 है, और इसका जी से इंटरसेक्शन कराएंगे तो वो भी क्या आएगा 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा 1। और ये फॉर्मूला इसका बना के इस तरह से सॉल्व कर दें। ठीक है, कर लो। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl and at least one is a girl? पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लो। देखो, ईच बॉर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल है, तो बॉय या गर्ल होने के जो उसके चांसेस हैं वो इक्वल है। ठीक है, पहली बात तो ये। इसके बाद इनका कहना है कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, और वो 2 चिल्ड्रन के लिए हमको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ आर गर्ल्स एंड गिवन दैट यंगेस्ट इज अ। अब फैमिली के 2 चिल्ड्रन है, उनके लिए पहले ये बताओ क्या क्या रिजल्ट्स हो जाएंगे, केसेस क्या क्या हो जाएंगे। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, then possible results, या सैंपल स्पेस लिख लें इसको।
तो सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएंगे? अगर 2 चिल्ड्रन है ना फैमिली में, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे? दोनों चिल्ड्रन बॉय हैं, एल्डर बॉय है, यंगर गर्ल है, एल्डर गर्ल है, यंगर बॉय है, या बोथ गर्ल। तो ये सैंपल स्पेस हो गए, इनके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इसमें हो गए 4। पहली चीज तो ये हो गई। जैसा कि उन्होंने कहा था फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन के रिगार्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग जो केसेस हो सकते थे वो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। ये हमने सैंपल स्पेस बनाए और उनकी काउंटिंग कितनी हुई है? 4। अब यहाँ पर जैसे कि पहले के क्वेश्चंस में भी हमने किया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इवेंट ए ले लेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है? दैट बोथ आर गर्ल्स। तो ये इवेंट ए हो जाएगी। ए इवेंट क्या हो जाएगी? बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। ये इवेंट ए हो गई। तो बोथ चिल्ड्रन गर्ल्स के इवेंट बनाइए, कौन कौन से हैं? कौन से इवेंट है जिसमें बोथ चिल्ड्रन गर्ल्स हैं? जी जी वाला इवेंट है। एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 1 हो जाएगी। अब जो गिवन दैट है वो भी देख लो। तो गिवन दैट वाला पार्ट 1 हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि वो कह रहे हैं यंगेस्ट इज अ गर्ल, ये इवेंट बी हो जाएगी। तो यंगेस्ट गर्ल है, इसमें कौन से केस हैं जिनमें यंगेस्ट गर्ल है? यंगेस्ट मतलब छोटा वाला जो बच्चा है वो गर्ल है। तो इसमें कौन से केस में यंगेस्ट गर्ल है? बी जी वाले में है और जी जी वाले में है। तो यंगेस्ट गर्ल के फेवरेबल केसेस हो गए बी जी और जी जी। ये एन बी हो गया यहां से 2। अब ये दोनों इवेंट ए और बी में कॉमन इवेंट क्या है यहां पर? तो वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। कॉमन है जी जी। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको लिखेंगे कैसे? पूरी लैंग्वेज हम बना सकते हैं क्वेश्चन से। फॉर्मूला बनाने के पहले लैंग्वेज लिख देंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that both children are girls given that youngest is a girl। तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? पी ए अपॉन बी से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो इसमें एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1 और एन बी की वैल्यू है 2। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल।
ये इवेंट सी ले लेते हैं। तो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल का केस इसमें कौन कौन सा है जिसमें एटलीस्ट वन चिल्ड्रन गर्ल है? इसमें इसके फेवरेबल केसेस आ जाएंगे बी जी, जी बी और जी जी। तो ये आ गए 3। प्रोबेबिलिटी हमको इवेंट एक ही निकालना है, बस उसमें गिवन दैट में ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड। तो प्रोबेबिलिटी एक ही चाहिए, तो इंटरसेक्शन इसका भी ए से होगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये दोनों में क्या कॉमन इवेंट आ गया है? कॉमन केस क्या है दोनों का? जी जी। तो एन इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है ऐसे यहाँ पे लैंग्वेज बना लेंगे। इसमें क्या निकाल, बिल्कुल ऐसे ही बना देना तुम, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ऐसे लिख के और इसको पी ए अपॉन सी से डिनोट कर देना। तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। इसी को हम लिख लेंगे एन इंटरसेक्शन सी अपॉन एन सी। तो एन इंटरसेक्शन सी 1 हो जाएगा और एन सी की वैल्यू 3। ये इसका कंप्लीट सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ गया समझ में? पहले 2 चिल्ड्रन के केसेस बना लिए, 2 चिल्ड्रन के लिए 4 केसेस हो गए। बोथ चिल्ड्रन गर्ल्स का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये बोथ चिल्ड्रन गर्ल्स का केस आ गया, एन ए 1 हो गया। फिर फर्स्ट पार्ट में इवेंट क्या था कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, इसको इवेंट बी ले लिया। इसके फेवरेबल केस हो गए बी जी और जी जी। फिर इन दोनों में कॉमन देख लिया और यहाँ पे फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया। ऐसे ही यहाँ पे सी इवेंट है तो वो गिवन दैट हो गया है, प्रोबेबिलिटी एक ही चाहिए। तो एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए तो सी के इवेंट सी के केसेस बना के और ए और सी इवेंट में जो कॉमन केस था वो ले लिया। फिर पी ए अपॉन सी और उसके फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख दी। ठीक है, आ गया समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको पढ़ें ध्यान से। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question। अब ये तो उन्होंने डिटेल्स दे दिया हमको कि 300 इजी ट्रू फॉल्स हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हैं, 500 इजी एमसीक्यू है, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। अभी इन्होंने क्या कहा आगे? If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? तो यहां पर भी 2 इवेंट इस तरह से हो रही हैं जिनमें से 1 इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और अदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये दोनों इवेंट एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन को चूज किया है। तो हम यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको इवेंट ए सपोज कर लेंगे और जो गिवन दैट है इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको इवेंट बी ले लेंगे। 2 इवेंट हम अलग अलग कर लेंगे। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं? वो इवेंट ए है और जो गिवन दैट है वो इवेंट बी। तो सेपरेशन करना है, तो दोनों इवेंट सेपरेट करने से क्या होगा, उन इवेंट के तुम केसेस बना लोगे, उनके फेवरेबल केस बन जाएंगे, उनमें कॉमन देख लोगे और फिर फॉर्मूला बड़े आराम से पी ए अपॉन बी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उसके भी पहले ये डिटेल्स लिखने पड़ेंगे हमको जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या डिटेल दिए जा रहे हैं सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं इनको।
इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इजी ट्रू फॉल्स कितने? 300। और डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200। ठीक है। इसके बाद इजी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 500। और डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है 400। ठीक है। ये तो क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए थे कौन से किस टाइप के हैं वो लिख लिए। अब आते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो इवेंट ए हो जाएगी, इसको इवेंट ए को क्या लिखेंगे? सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन कितने टाइप से सिलेक्ट हो सकता है बताइए? इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वे कितने होंगे? कितने नंबर ऑफ वे में इजी क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे? इजी 300 है और इधर 500 है, तो ये हो जाएंगे 300 प्लस 500। यहाँ पर ओनली इजी की बात हो रही है, ऐसा तो लिखा नहीं है कि इजी ट्रू फॉल्स है या इजी एमसीक्यू है। ओनली इजी क्वेश्चन की बात हो रही है, तो एन ए की वैल्यू क्या हो गई? 800। अब आते हैं गिवन दैट में क्या लिखा हुआ है। गिवन दैट में लिखा है इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये इवेंट बी हो जाएगी कि इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने हैं? 500 प्लस 400, तो ये आ गए 900। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 आ गए। अभी इन दोनों इवेंट में कॉमन इवेंट बताइए क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। वो इजी भी होना चाहिए और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? इट इज अ इट इज एन इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये इजी क्वेश्चन में भी हुआ और ये मल्टीपल चॉइस में भी हुआ। तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हो गए फिर? ये एन इंटरसेक्शन बी 500। ये एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question। तो ये रिप्रेजेंट किससे होगा?
पी ए अपॉन बी से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसी को हम लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 500, और एन बी की वैल्यू क्या है 900। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/9। ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? रिपीट करना है कोई स्टेप? नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14 में, given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event the sum of the number on the dice is 4। तो टू नंबर जो जैसे क्या है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, वो क्या हो रहा है, टू डाइस थ्रो किए जा रहे हैं। तो टू डाइस को जब हम थ्रो कर रहे हैं ना, तो वो जो नंबर आ रहे हैं ना, उन पे ये डिफरेंट नंबर है। ये क्या है, ये इवेंट गिवन दैट है। गिवन दैट का मतलब हुआ कि ये वाली इवेंट कंप्लीट हो गई। जब हम टू डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टू डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ये इवेंट कंप्लीट हो गई। और अब प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है कि जो सम ऑफ द नंबर है ऑन द डाइस वो क्या होगा, 4 होगा। तो दोनों डाइस के जो नंबर का सम है, ये इवेंट बी हो जाएगी, जो गिवन दैट है वो इवेंट ए हो जाएगी। ठीक है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो टू डाइस आर थ्रोन, ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, टू डाइस थ्रो किए जा रहे हैं। अब इसका इवेंट ए मैं लेता हूं, जिसमें यहाँ पे हम लिख लेंगे टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट। द टू नंबर्स appearing on the dice are different। तो ऐसे कितने इवेंट हो जाएंगे जिसमें टू डाइस पर डिफरेंट नंबर आएंगे? ऐसे इवेंट हमको बनाना है ना यहाँ पे, कितने इवेंट कैसे बनेंगे, डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट का मतलब है सिमिलर वाले छोड़ दो। तो सिमिलर वाले जो इवेंट है वो हो जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो ये सिमिलर वाले इवेंट मैं छोड़ रहा हूँ। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, और 5 1 5 2 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो ये एन ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30। ये 30 वो इवेंट है जिनमें दोनों डाइस के जो नंबर हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट। अब अगला इवेंट जो, ये तो इवेंट ए है,
और दूसरा जो इवेंट है ना उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो तो गिवन दैट वाला इवेंट ए ले लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो बी ले लो। तो प्रोबेबिलिटी बी की चाहिए, तो बी क्या इवेंट है? बी इवेंट है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो डाइस के नंबर का सम 4 आने वाले इवेंट बना लो पहले तो। कौन से होंगे? सम 4 आने वाले इवेंट हैं 1 3 3 1 2 2। तो एन बी की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इन दोनों इवेंट में कॉमन इवेंट और देख लें। कॉमन का मतलब है ए और बी में इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ये सिमिलर वाला इधर है नहीं एक भी, तो इसको छोड़कर कॉमन ही है, फिर 1 3 3 1। तो एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 होगी। अब जैसा कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, हाँ यानी हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ए की चाहिए या बी की चाहिए? प्रोबेबिलिटी बी की चाहिए और इवेंट ए कंप्लीट हो चुका है, यानी हमें निकालना है बी अपॉन ए। तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। इसी को फिर हम लिख लेंगे एन इंटरसेक्शन बी अपॉन एन। एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 और एन ए की वैल्यू है 30। तो ये आ गया 1/50। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आ गई व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड गिवन दैट। तो जैसा क्वेश्चन में था उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व आ गया समझ में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये। अगला देखो, इसको पढ़ लें। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको थोड़ा चेंज कर दिया, उसको समझना पड़ेगा तुमको। ये क्या कह रहे हैं देखो। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, 3 का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं डाइस में? 3 या 6। तो 3 का मल्टीपल अगर आता है, थ्रो द डाई अगेन, उसको फिर से थ्रो कर रहे हैं। और इफ एनी अदर नंबर कम्स अप एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ 3, अगर कुछ और आता है, देन टॉस अ कॉइन। तो 1 2 4 5 इनमें से कोई आता है तो कॉइन टॉस कर रहे हैं, और 3 या 6 आता है तो डाई को फिर से थ्रो कर रहे हैं। ये है एक्सपेरिमेंट। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। ये इवेंट ए ले लेंगे, और गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, ये इवेंट बी हो जाएगी। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, और इवेंट बी कंप्लीट हो गई है गिवन दैट। गिवन दैट यानी वो इवेंट कंप्लीट हो गई। आ रहा है समझ में? तो पहले हमें क्या करना है, इसके सैंपल स्पेस बनाना है इस इवेंट के करस्पॉन्डिंग। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना इसके, तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। हाँ ध्यान से बनाना है।
देखो, तो 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को फिर से फेंकते हैं, तो 3 का मल्टीपल अगर 3 आएगा और डाई फेंकेंगे फिर से, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, है ना। और एक 3 का मल्टीपल 6 भी आता है तो भी डाई फेंकेंगे, तो 6 1 6 2 6 3 सही है। ये तो 3 के मल्टीपल पर डाई को थ्रो कर रहे थे, वो केस है। अभी 3 का मल्टीपल अगर नहीं आता है तो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीपल नहीं है मतलब 1 आता है तो हेड, कॉइन टॉस किया, टेल, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, फिर 4 के साथ हेड, 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गए, उस एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स हो गए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 3 का या 3 का मल्टीपल 3 या 6 आ रहा है, डाई को थ्रो कर रहे हैं, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो कॉइन को थ्रो कर रहे हैं। आ गया ये समझ में? सबको आ गई ये चीज समझ में? तो इसको काउंट करने पर ये कितने हो रहे हैं? 12 तो ये रहे, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 केसेस ये रहे। अब हम ये ले लेते हैं इवेंट, द कॉइन शोज अ टेल। ये इवेंट ए हो गया, द कॉइन शोज अ टेल। तो इसके करस्पॉन्डिंग इवेंट, इस इवेंट के रिजल्ट्स क्या क्या होंगे? टेल वाले रिजल्ट 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। 1 के साथ टेल, 4 के साथ और ठीक है। इनको काउंट करने पर कितने फेवरेबल केस है? ये 4। ये इवेंट ई के फेवरेबल केस हो गए। अब इवेंट ए के फेवरेबल केस के बाद इवेंट बी पर आ जाइए। इवेंट बी क्या है? एटलीस्ट वन डाई shows a 3। तो एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3 के केसेस क्या होंगे? एटलीस्ट वन डाई पर 3 होना चाहिए। एटलीस्ट वन का मतलब है मोर देन वन पे भी हो सकते हैं, 2 डाई पे भी हो सकते हैं। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। कौन सा नहीं आएगा? एटलीस्ट वन है ना। हाँ तो 3 6 आएगा ना। हाँ 6 3 भी आएगा। तो 6 3 तो मैं तब लिखता ना, ये पूरे तो लिख देता। अच्छा, ये हो गए एन बी। 7 हो गए। अब इन दोनों में कॉमन इवेंट और देख लो कौन कौन से हैं।
तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन इवेंट कौन कौन से आ जाएंगे? हम्म एक भी इवेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारे टेल वाले हैं, इसमें एक भी नहीं है टेल वाला। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो वो ज़ीरो होते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पूरा इसका लिख सकते हैं, ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन से बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन shows a tail given that at least one die shows a 3। इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है और ये हो चुकी है। ए अपॉन बी इसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। फिर इसको लिख लेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो ये 0/7, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट है कहीं? कॉमन नहीं आया तो 0 हो गई प्रोबेबिलिटी। 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में पी ए की वैल्यू 1/2 है और पी बी की 0 है। पी ए अपॉन बी निकालना है। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी को तो अभी ऐसे ही रहने दें, और पी बी की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगला 17 देखो। A and B are events such that P A upon B equal to P B upon A। P A upon B का फॉर्मूला P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B, और इसका P A इंटरसेक्शन B अपॉन P। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P A इंटरसेक्शन B इंटू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन B इंटू पी। इसमें कॉमन ले लेंगे पी ए इंटरसेक्शन B, तो ये आ गया पी ए माइनस पी। अब पी ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0, या फिर पी ए माइनस पी बी की वैल्यू 0। तो एक तो रिजल्ट आ गया पी ए इक्वल टू पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 या फिर पी ए इक्वल पी बी, दोनों ऑप्शन है ना? क्या? हाँ,
ए इंटरसेक्शन भी अगर फाइव होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली जीरो हो जाएगी ना, और ये भी जीरो हो जाएगी, तो तब भी तो ये इक्वल हो जाएंगे। हम्म। तो ए इंटरसेक्शन भी तो फाइव कब होता, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती। तो इस क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा नहीं है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, सिर्फ इवेंट लिखा है। तो ये फाइव हम तभी लेते जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पर यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं लिखा है। तो ये कंडीशन किसके लिए, इट इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसी के लिए होता है ना। तो अब क्वेश्चन में तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा ही नहीं है ना, अगर लिखा होता तो ये कंडीशन फुलफिल होती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पी ए इक्वल पी बी होगा।